नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ऐतिहासिक हलचल की बात करेंगे जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की। जरा सोचिए, एक ऐसा संघर्ष जो लगभग 60 सालों तक चला। ये कोई आम इतिहास का पन्ना नहीं है। ये असल में कहानी है कि कैसे आज के आधुनिक नेशन स्टेट्स यानी राष्ट्र राज्यों का जन्म हुआ। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा इस विषय की गहराई में उतरते हैं। अब सबसे पहला सवाल, ये राष्ट्रवाद आखिर है क्या? अगर बहुत ही आसान शब्दों में कहूं तो ये अपने देश के प्रति एक गहरा प्रेम, एक अटूट समर्पण और एक साझा पहचान की भावना है। एक ऐसी भावना जो किसी भी राजा या सम्राट की वफादारी से कहीं ज्यादा बड़ी है। और सच मानिए, यही वो अकेली सबसे दमदार क्रांतिकारी चिंगारी थी जिसने सदियों पुराने निरंकुश राजतंत्र के ढांचों को एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह ढा दिया। इसी एक विचार ने यूरोप का पूरा नक्शा ही बदल डाला। तो आज के हमारे मुख्य पड़ाव क्या होंगे? हम अपनी शुरुआत करेंगे एक यूटोपियन सपने से, फिर देखेंगे 1789 की वो महान फ्रांसीसी क्रांति, उसके बाद नेपोलियन का दौर, फिर 1815 में कैसे पुरानी व्यवस्था वापस लौटी और आखिर में 1830 और 1848 की जबरदस्त क्रांतियां। भाग 1, राष्ट्रवाद और एक यूटोपियन सपना। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए जब आज की तरह देशों की कोई बंदी बंदाई सीमाएं नहीं थीं। पूरा यूरोप अलग अलग साम्राज्यों और राजवाड़ों में बटा हुआ था। किसी की भी कोई एक राष्ट्रीय पहचान तो थी ही नहीं। लेकिन तभी 1848 में फ्रेडरिक सोरियू नाम के एक फ्रांसीसी कलाकार ने 4 चित्रों की एक शानदार श्रृंखला बनाई। इसने लोगों को भविष्य का एक बिल्कुल नया सपना दिया। एक ऐसा यूटोपियन या कहिए एकदम आदर्श सपना, जहां निरंकुश राजाओं के मुकुट और सत्ता के अवशेष जमीन पर चकनाचूर पड़े हैं। अलग अलग राष्ट्रों के लोग अपने अपने झंडों के साथ पूरे भाईचारे से आगे बढ़ रहे हैं और उनके सामने है स्वतंत्रता की देवी, जिसके एक हाथ में ज्ञान की मशाल है और दूसरे में मानव अधिकारों का घोषणा पत्र। ये इस बात का एकदम सटीक प्रतीक था कि कैसे राजाओं की निरंकुश सत्ता को खत्म करके स्वतंत्रता और बंधुत्व की एक नई दुनिया बसाई जानी थी। भाग 2, 1789 की महान फ्रांसीसी क्रांति। अब इतिहास का पेंडुलम पहली बार पूरी ताकत से आम जनता की तरफ झूलने वाला था। और मजे की बात देखिए, इस बड़े बदलाव की शुरुआत हुई एक बहुत ही पुराने ढांचे को गिराने से। फ्रांस की जनता ने राजा लुई 16वें के निरंकुश राजतंत्र को, जो एक पुराने और सड़ते हुए घर की तरह हो चुका था, पूरी तरह उखाड़ फेंका। मकसद सिर्फ एक था, नागरिकों के अधिकारों के लिए रास्ता बनाना। ये इस बात का एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण था कि जब आम जनता ठान लेती है ना, तो सदियों पुरानी सत्ता की जड़ें भी कैसे हिल जाती हैं। पर यहाँ सवाल उठता है कि आखिर अचानक ऐसा हुआ क्यों? इसके पीछे कई बड़े कारण थे। पहला, राजा लुई 16वें का वो तानाशाही रवैया, जिसका जमीनी हकीकत और जनता के दुखों से कोई लेना देना ही नहीं था। दूसरा, समाज बुरी तरह से बटा हुआ था। सारा टैक्स बेचारी आम जनता और गरीब भर रहे थे, जबकि कुलीन वर्ग ऐशो आराम कर रहा था। तीसरा बड़ा कारण था चारों तरफ फैली भयंकर आर्थिक निराशा, बेगारी और भुखमरी। और इन सब के बीच चौथा कारण बना एक पढ़े लिखे मध्यम वर्ग का अचानक से उभरना, जिसने साफ तौर पर समानता की मांग शुरू कर दी। इन्हीं दबावों ने एक ऐसा प्रेशर कुकर बना दिया जिसके फटने से आम नागरिक अत्याचारी शासकों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। क्रांति के बाद क्रांतिकारियों ने एक बिल्कुल नई राष्ट्रीय पहचान गढ़ी। उन्होंने उस पुराने शाही झंडे को उखाड़ फेंका और उसकी जगह एक नया फ्रांसीसी तिरंगा अपनाया, नीला, सफेद और लाल। एक नई नेशनल असेंबली बनाई गई। व्यापार को आसान बनाने के लिए नाप तौल की एक बिल्कुल नई और समान प्रणाली लागू की गई। और तो और पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए फ्रेंच भाषा को बढ़ावा दिया गया। इन सब कदमों ने पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों को इतना मजबूत कर दिया कि लोगों में पहली बार एक सामूहिक पहचान, एक अपनेपन की भावना जाग उठी। भाग 3, नेपोलियन का युग। अब आप सोचेंगे कि राजतंत्र खत्म हो गया तो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। जनता की इस क्रांति पर बहुत ही जल्द एक बेहद करिश्माई सैन्य नेता ने कब्जा कर लिया। सत्ता का पेंडुलम एक बार फिर घूमकर पूर्ण शासन यानी डिक्टेटरशिप की तरफ चला गया। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग था। नेपोलियन ने भले ही लोकतंत्र को खत्म कर दिया हो, लेकिन उसने 1804 में एक ऐसी नेपोलियन संहिता लागू की जिसने समाज को पूरी तरह से आधुनिक बना दिया।
जन्म के आधार पर मिलने वाले सारे विशेषाधिकार हमेशा के लिए खत्म कर दिए गए। कानून की नज़र में सबको बराबर कर दिया गया। अर्थव्यवस्था से कड़े प्रतिबंध हटा लिए गए और यातायात से लेकर संचार तक में भारी सुधार हुए। नेपोलियन यकीनन एक तानाशाह था, लेकिन उसके इन कानूनों ने फ्रांस की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को हैरतअंगेज रूप से कुशल बना दिया। और इसका असर सिर्फ फ्रांस की सीमाओं तक नहीं रुका। ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने एक बहुत ही मशहूर बात कही थी, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये रूपक बिल्कुल सटीक बैठता है। फ्रांस में जो भी राजनीतिक उथल-पुथल हो रही थी, उसकी लहरें लगातार आसपास के देशों तक पहुंच रही थी। फ्रांस की इस छींक ने पड़ोसी देशों के लोगों को भी स्वतंत्रता और समानता के इस वायरस से संक्रमित कर दिया। पूरा यूरोप मानो अब एक गहरी नींद से जाग रहा था। भाग 4 1815 पुरानी व्यवस्था की वापसी। लेकिन फिर आया साल 1815। वॉटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई और इसके बाद एक जबरदस्त पलटवार हुआ। जो पुराने राजा और सम्राट थे, वो किसी भी तरह इस सत्ता के पेंडुलम को वापस अपनी तरफ खींचना चाहते थे। और यहीं से शुरू हुआ विचारधाराओं का एक बहुत बड़ा टकराव। एक तरफ थी नई व्यवस्था, जो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित थी। ये लोकतांत्रिक संविधान, नागरिक अधिकारों और आधुनिक प्रणालियों की मांग कर रही थी। और इसके बिल्कुल विपरीत थी पुरानी व्यवस्था, जिसे 1815 के वियना सम्मेलन में फिर से तैयार किया गया था। मेटरनिक जैसे नेताओं ने रूढ़िवाद पर जोर दिया, फ्रांस में पुराने राजवंश को वापस सत्ता दे दी और पुरानी सीमाओं को फिर से लागू कर दिया। वो किसी भी तरह आज़ादी के इस जिन को वापस बोतल में बंद कर देना चाहते थे। लेकिन क्या वो इस जिन को रोक पाए? बिल्कुल नहीं। जरा एक आंकड़ा सुनिए। 1834 से पहले जर्मन राज्यों के बीच व्यापार करना किसी बुरे सपने जैसा था। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां 30 से भी ज्यादा अलग अलग मुद्राएं यानी करेंसी चला करती थीं। लेकिन फिर ज़ोलवेराइन नाम का एक सीमा शुल्क संघ बना, जिसने इन 30 मुद्राओं की भारी संख्या को घटाकर सीधा 2 पर ला दिया। बस 2। इस एक कदम ने पूरे क्षेत्र को आर्थिक रूप से इतनी मजबूती से जोड़ा कि लोगों के दिलों में राष्ट्रवाद की आग और भी ज्यादा धधक उठी। भाग 5 1830 और 1848 की क्रांतियां। वियना सम्मेलन ने रूढ़िवाद का जो भारी दबाव बनाया था, वो अब आम जनता के लिए बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। सत्ता का पेंडुलम अब बिल्कुल बेकाबू हो चुका था। जरा फ्रांस की ये टाइमलाइन देखिए। ये किसी अराजक रोलर कोस्टर से कम नहीं है। 1789 में लुई 16वें का राजतंत्र, फिर 1804 में नेपोलियन का साम्राज्य, 1815 में फिर से लुई 18वें की वापसी, उसके बाद 1830 में चार्ल्स दशम को उखाड़ फेंका गया, 1848 में लुई फिलिप को भागना पड़ा और उसी साल एक नए गणराज्य की स्थापना हुई। मतलब पूरे 6 दशकों तक सत्ता बस राजाओं, सम्राटों और गणराज्यों के बीच लगातार हिचकोले खाती रही। चलिए 1830 की उस जुलाई क्रांति पर नजर डालते हैं कि आखिर चिंगारी कहाँ से भड़की। हुआ ये कि राजा चार्ल्स दशम ने एक बेहद कट्टर प्रधानमंत्री को नियुक्त कर दिया और फिर सरकार ने कुछ ऐसे आदेश पास कर दिए जिन्होंने सीधे सीधे नागरिकों के अधिकार और उनकी समानता ही छीन ली। फिर क्या था? जुलाई 1830 में पेरिस की जनता ने भयंकर विद्रोह कर दिया, जो जल्दी ही एक गृह युद्ध में बदल गया। हालात ऐसे हो गए कि राजा चार्ल्स दशम को अपनी जान बचाकर इंग्लैंड भागना पड़ा। इससे एक बात तो एकदम साफ हो गई थी कि अब वहां के नागरिक किसी भी कीमत पर उन पुराने तानाशाही विशेषाधिकारों को वापस नहीं आने देंगे। और फिर आता है 1848 का वो निर्णायक साल। हर तरफ भूखमरी थी, बेतहाशा बेरोजगारी थी और राजा लुई फिलिप को जनता की तकलीफों से कोई मतलब नहीं था। इसी गुस्से ने क्रांति की आग को फिर से भड़का दिया। फरवरी 1848 में पेरिस की सड़कों पर बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए गए। विद्रोह इतना जबरदस्त था कि राजा को गद्दी छोड़ के भागना ही पड़ा। इसके बाद एक नेशनल असेंबली ने फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया। सबसे बड़ी बात, 21 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिल गया और काम करने के अधिकार की गारंटी दी गई। इसी क्रांति ने जर्मनी, इटली और पोलैंड जैसे बाकी देशों में भी ऐसी ही बगावतों की मजबूत नींव रख दी। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से हम क्या समझे? यही कि 60 सालों के इस लंबे और खूनी संघर्ष ने सत्ता के पेंडुलम को स्थायी रूप से आम जनता के हाथों में थमा दिया था। अब इस चर्चा को खत्म करते हुए सोचने वाली बात ये है, राष्ट्रवाद के इस अजेय बुखार ने राजशाही की नींव तो हिला दी थी, लेकिन इस लहर से यूरोप की वो कौन सी आधुनिक सीमाएं थीं जो अगली बार फिर से खींची जाने वाली थी?
जरा सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और इस ऐतिहासिक सफर को याद रखिए।